नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने ये एसएससी सामान्य अध्ययन की जो एक पूरी बुक है, इसका एक सीरीज शुरू किया है और इस सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो होगा, तीसरा लेक्चर होगा। इससे पहले 2 लेक्चर जो हैं डेढ़ घंटे के। पहला जो लेक्चर था एक डेढ़ घंटे का, उसमें हमने प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में पढ़ा। जितने भी क्वेश्चंस थे अलग अलग एग्जाम में आए हुए, उन सभी को हमने पढ़ा। दूसरे वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा और आज हम तीसरा वीडियो, जो ये तीसरा वीडियो होगा ये हमारा, ये भारत का आधुनिक इतिहास को लेकर के होगा। इसमें जितने भी अलग अलग एग्जाम में या कह सकते हैं कि अलग अलग लेवल पे जो भी परीक्षा में क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चनों को यहाँ समाहित किया गया है। एक एक करके उनको देखते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। काफी ये हद तक आपके रिवीजन, या अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो काफी आपके दिमाग में ये घर कर जाएगा और इसका जो बेनिफिट है आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस, या कह सकते हैं कि जरूरी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे वीडियो लेकर के हम आते रहते हैं। तो जरूर, जाहिर सी बात है, कुछ न कुछ आपका बेनिफिट यहाँ से होने वाला है। तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम यूरोपियन कंपनियों के बारे में। यूरोपियन कंपनियों की अगर शुरू करें तो सबसे पहले कुछ युद्ध के बारे में अगर हम देखें, ये जो ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे, तो सबसे पहले बात करें तो बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था, तो ये 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध की बात करें तो इससे पहले ही हो गया था प्लासी का युद्ध, जिसको बंगाल का युद्ध भी कहा जाता है, 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध, ये जो है 1576 ईस्वी में हुआ था। इतना ध्यान रखना है 3 युद्धों के बारे में। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम ध्यानपूर्वक देखते रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। तो जो बाहर से लोग आए थे उनमें से सबसे पहले व्यापार करने के लिए संबंध स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। इसका ध्यान देना है। 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये कौन थे, ये वास्को डी गामा थे। कब आए थे भारत में, तो 1498 ईस्वी में आए थे। इस चीज का ध्यान रखना है। भारत की तरफ आने वाली समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो ये वास्को डी गामा ही थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, या क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि भारत की खोज किसने की थी, तो ये भी नाम आता है वास्को डी गामा। लेकिन इन्होंने भारत की खोज ना करके इन्होंने भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो वांडीवास, जो वांडीवास का युद्ध है, युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था। तो वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश यानी ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था। तो वहां पे थे बीजापुर के सुल्तान से। पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था, तो बीजापुर के सुल्तान से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी को प्राप्त किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट। नील, मसाला, मलमल, सूती वस्त्र में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था। तो सबसे मोस्ट यहाँ प्रो कह सकते हैं कि कारोबार के लिए जो यूरोपीय आए थे उनके लिए मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी मसाले। ठीक है। मसालों के लिए ज्यादातर करके यहाँ भारत में व्यापार करने आए थे। किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। तो ये कौन सा युद्ध था जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत में एक अस्थाई, कह सकते हैं कि अपने संस्था को स्थापित करना शुरू कर दिया। तो ये था बक्सर का युद्ध। अभी हमने देखा 1774 में जो हुआ था, सॉरी 1764 में। ठीक है। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो ब्रिटिश सेना थी, या कह सकते हैं जो ब्रिटिशर्स थे, ये भारत में अपना प्रभुत्व जो है ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो जो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में, इसमें अंग्रेजी सेना की ओर से किसने नेतृत्व किया था। तो ध्यान रखना है, हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार उपस्थित हुई थी, यानी कि कब आई थी। तो ये आई थी 1608 में। अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर दी थी
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हो गई थी, तो 1608 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे, तो गेहूं उगाने के लिए मजबूर किया करते थे। ठीक है। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और दूसरा कारखाना कहा, तो दोनों, सूरत में पहला कारखाना और दूसरा कारखाना जो है फ्रांसीसियों ने मसूलीपट्टनम में स्थापित कराया था या किया था। ठीक है, ये ध्यान देना है। फ्रांसीसियों का पहला कारखाना जो था वो सूरत में स्थापित हुआ था और दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है, तो ये इनको बुरघेर कहा जाता है। श्रीलंका में जो डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादी है उनके वंशजों को आज भी जो है अभी वहां, उनको बुरघेर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी, ध्यान देना है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी, तो इन्होंने शुरू किया था, क्या नाम था इनका, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ध्यान देना है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अब कुछ ऑनलाइन परीक्षा के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है, तो अंग्रेजों द्वारा जो कलकत्ता में दुर्ग निर्मित है उसका उसका नाम जो है क्या है, फोर्ट विलियम। क्या नाम है उसका, फोर्ट विलियम। ठीक है, बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाते हैं, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था, तो ऐसा जहाज जो भारत में पहली बार आया था अंग्रेजी सेना के साथ उसका नाम था रेड ड्रैगन। ठीक है, पहला अंग्रेजी जहाज कौन था, रेड ड्रैगन। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था, यानी डच सबसे पहले कहां आए थे, तो ये आए थे मसूलीपट्टनम में। ध्यान देना, ये आए थे कहां, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी, तो ये कौन सी जगह थी, तो ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो था ये कासिम बाजार नाम का जगह था, जहां पर, ठीक है, मुगलों ने 1651 ईस्वी में मुगलों ने अंग्रेजों को बोला कि आप अपना व्यापार करने के लिए फैक्ट्री बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक्चुअल था कहां, तो 1951 में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति देती थी। ये दोनों जगह आ सकता है, इसका ध्यान रखना है आपको। जो कोई भी एक अगर आता है तो कोई एक आएगा, या तो हुगली आएगा, हुगली या कासिम बाजार। ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिल सकता है, क्योंकि मुगल जो थे उस टाइम उन्होंने ही इनको व्यापार करने के लिए परमिशन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है, यानी कहां कहां सबसे पहले स्थापित किए थे, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले सूरत में किया, फिर मद्रास, बंबई और लास्ट में आकर के ये चार जगहों जो मेन सिटी थी इनके लिए, ये मोस्टली चार जो मेन मेन शहर थे वहां पे स्थापित कर रहे थे। तो जो कालक्रम था, सबसे पहले सूरत में स्थापित किया, इसको कालक्रम को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्र जो है सबसे पहले सूरत में कब, 1613 ईस्वी में, मद्रास में स्थापित किया उसके बाद 1639 ईस्वी में, बंबई में स्थापित किया 1687 में, कलकत्ता में स्थापित किया 1698 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था, तो पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था वो क्या था, गोवा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था, तो ये बंबई को दहेज में दे दिया गया था, किसकी राजकुमारी थी, तो पुर्तगाल की राजकुमारी थी।
ठीक है, पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी करने के लिए चार्ल्स द्वितीय को बंबई को दहेज में दे दिया गया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो ये पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है, पुर्तगालियों में अगर हम बात करें तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में कहाँ आए थे सबसे पहले, तो कालीकट, कालीकट के तट पर ये पहुंचे थे। और वहां के जो स्थानीय शासक थे जमोरिन ने इनका खूब अच्छे से स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने इसका विरोध किया कि ये दूसरा कहां से आ गया इसमें। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना है। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में, और कहा किस तट पे ये पहुंचे थे, तो कालीकट के तट पे पहुंचे थे, और वहां के जो स्थानीय शासक थे जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम, फिर वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो हमने बात किया कौन भारतीय राजा थे उस टाइम, जमोरिन थे, तो इन्होंने उनका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, तो ये थे वास्को डी गामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे, तो ये भी पुर्तगाली ही थे। सबसे पहले आए थे, ठीक है, और सबसे लास्ट में गए। शायद 1961 या 64 में इनको भगाया गया था, क्या बोलते हैं उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, तो ये थे अल्बुकर्क। ये कौन थे, अल्बुकर्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे, तो ये आमतौर पर कैलिको कहलाते थे। कालीकट से ले जाया जाता था, इसलिए इसका नाम, या वो लोग इसको कैलिको नाम से जानते थे। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके द्वारा या किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया, तो ये पुर्तगाली के संघर्ष में, ये पुर्तगाली संघर्ष में गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उस संघर्ष में ये मारे गए, यानी शहीद हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे, तो ये आसाम में चाय उगाने के लिए। अभी एक ऊपर क्वेश्चन आया था कि पंजाब में किसानों को क्या उगाने के लिए अंग्रेज मजबूर करते थे, तो गेहूं उगाने के लिए। ठीक है, और आसाम में चाय उगाने के लिए मजबूर करते थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे, तो मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग फसल उत्पादित करने के लिए फोर्स किया करते थे। यहां बात करते हैं क्षेत्रीय राज्य के बारे में। क्षेत्रीय राज्य में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और वहां का नवाब किसे बनाया गया, तो मीर जाफर को। ठीक है, प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और वहां मीर जाफर को नवाब बनाया गया। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की शुरुआत की थी। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था, यहां ध्यान देना है, सिराजुद्दौला को किसने हराया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने, और सिराजुद्दौला को हटा मार करके मीर जाफर को वहां का शासक बनाया गया। तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को युद्ध में, कौन से युद्ध में, तो बात वही आती है प्लासी का युद्ध, यानी कि प्लासी के युद्ध में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टीपू सुल्तान को कहां का शेर कहा जाता है, तो मैसूर का शेर कहा जाता है। सबको पता होगा ये। प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की जो राजधानी थी ये लाहौर हुआ करती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, सिख खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी, तो ये रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के शासन के तहत ये खालसा सेना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे, तो ध्यान रखना है, गुरु गोविंद सिंह जो है गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे, तो ये गुरु अर्जुन देव जो हैं ये सिखों के 5वें गुरु थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहां मानी जाती है या कहां है, तो ये है पटना साहिब, बिहार में। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां स्थित है, तो ये नांदेड़, महाराष्ट्र में है। ठीक है। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था, तो अहमद शाह प्रथम। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लगाया था अहमद शाह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि जो कि 1809 में हुई थी से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास किसे भेजा था, तो यहां रंजीत सिंह के पास भेजे गए थे चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को रणजीत सिंह के पास भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने किसी आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था, तो तीसरे आंग्ल मैसूर जो कि फाइनल हुआ था। ठीक है, लास्ट था ये आंग्ल मैसूर युद्ध तीसरा, जिसमें टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने पराजित कर दिया था। हम्पी किस राज्य में स्थित है, तो हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है। टीपू सुल्तान का पिता कौन थे, तो ये थे हैदर अली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है। मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने या जो ब्रिटिश सेना थी ये मैसूर से विजय प्राप्त कर ली। सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी कौन थे, तो सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया था, तो अलीवर्दी खां ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया था। वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा हुआ करता था, तो वर्ष 1905 से पहले बंगाल हुआ करता था। ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि 1905 में ही बंगाल का विभाजन हो गया था, जिसके कारण ये छोटा हो गया। नहीं, उससे पहले बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा, ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई, तो राजनीतिक शक्ति जो है प्लासी के युद्ध के बाद हुई, यानी 1757 की जो युद्ध हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके बाद ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर दी गई, यानी कि प्रदान कर दी गई। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ ये व्यापारिक शक्ति थी, यानी ये सिर्फ ये व्यापार करते थे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पहला है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 में की गई थी। ठीक है, ध्यान देना है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में। उनके द्वारा आरंभ पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा जाता था, यानी एक इन्होंने प्रणाली बनाई थी जिसका नाम देते थे क्या, पाहुल प्रणाली, जिसमें दीक्षित हो जाने पर, यानी जब उस चीज का प्रशिक्षण जो ले लेता था पाहुल प्रणाली का, उस व्यक्ति को खालसा कहा जाता था। अब गुरुपद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान किया गया। जो गुरु का पद है ये समाप्त करके जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसी को ही, यानी इस गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान दे दिया गया, यानी यही हमारा गुरु है। ठीक है, अकाल तख्त का निर्माण कब किया गया था या किसने किया था, तो अकाल तख्त का निर्माण जो है गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुरु नानक का जन्म का स्थान क्या है, तो गुरु नानक के जन्म का स्थान है तलवंडी। ठीक है, अभी ये तलवंडी जो है वर्तमान में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में है और इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। इनके पिता का नाम कालू मेहता तथा माता का नाम तृप्ता देवी। इतना नहीं पूछा जाता लेकिन इतना ध्यान रखना है कि आज का जो तलवंडी है ये कहाँ है, तो ये पाकिस्तान के ननकाना साहिब में है। जो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो गुरु नानक देव, वही बात हो गई अभी तलवंडी में, जो कि हमने बात किया ननकाना साहिब पाकिस्तान में अभी ये अवस्थित है। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है। गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, तो गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था,
गुरु गोविंद सिंह। सिखों का अंतिम गुरु किसे माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद गुरु पद ही समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु मान लिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, ये तो पता है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो अमृतसर को राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहा जाता था। लाहौर जो थी तो राजधानी थी, राजनीतिक राजधानी थी, लेकिन धार्मिक राजधानी जो है अमृतसर माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये जमान शाह ने, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो ये कौन था? तो विलियम बेंटिक। ठीक है, ध्यान देना है कि रोपड़ में किस गवर्नर जनरल के द्वारा रणजीत सिंह का बहुत बड़ा सम्मान के साथ स्वागत किया गया था, वो कौन गवर्नर जनरल थे? तो ये थे विलियम बेंटिक। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। ये कह रहा है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली में कौन शासन कर रहा था? तो मोहम्मद शाह। दिल्ली में कौन शासन कर रहा था? तो मोहम्मद शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो ये करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खां थे। कौन थे? सआदत खां। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, अभी हमने पढ़ा एंग्लो मैसूर युद्ध कितने हुए थे? तो 4 हुए थे। चौथे में इन्होंने फाइनल जीत हासिल कर ली थी। तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल ब्रिटिश के कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो जाहिर सी बात है, सबको पता होगा, मैसूर का शासक था ये। ठीक है, इनके पिता हैदर अली, इनके पिता का नाम क्या था? हैदर अली। मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये बंगाल के नवाब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? तो देखिए, जो काल कोठरी दुर्घटना है ये प्लासी के युद्ध से संबंधित है, यानी जो 1757 में हुई थी। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसी से संबंधित है काल कोठरी का। बात पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या है? अंग्रेज कैदियों के सिर को काले नकाब से ढकना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 123 अंग्रेजों की एक छोटे कमरे में तथाकथित कैद करके जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई, ये सही है। आगे देख लेते हैं। और अंग्रेज कैदियों को एक पैलेस में बंद करना, नहीं, पैलेस में बंद करना कोई दुर्घटना नहीं हो सकता। अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को बिना खिड़की वाले कमरों में कैद करना, ऐसा भी नहीं था। तो ये वाले जो बी ऑप्शन है, ये हमारा इसमें उल्लेख करता है काल कोठरी वाला, यानी छोटे से कमरे में लगभग 123 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया, जिसमें से अधिकांश की उसमें मृत्यु हो गई थी। काल कोठरी यानी ब्लैक होल त्रासदी की घटना बंगाल में 20 जून 1756 को घटित हुई थी, जिसमें 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद कर दिया गया, जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उनमें से अधिकांश की मृत्यु हुई और इसी के कारण 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगर ये घटना नहीं होती, काल कोठरी वाली घटना, तो शायद प्लासी का युद्ध न होकर के कुछ और हुआ होता। ठीक है, क्वेश्चन आता है ब्लैक होल त्रासदी कहां घटी थी? तो ध्यान देना है, कलकत्ता में ये हुआ था। बात करते हैं 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो ये थे मीर जाफर, जो इनके सेनापति थे। ठीक है, मीर जाफर इनके युद्ध में इनका विश्वासघात कर दिया, बता दिया जाकर के अंग्रेजों को कि भाई साहब ऐसे ऐसे हैं, आप आ जाओ, हम आपको बताते हैं कैसे मारना है सिराजुद्दौला को। ठीक है, मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था?
तो बंगाल का नवाब थे सिराजुद्दौला। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को ही तो फंसाया गया था, किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा। सॉरी, मीर कासिम नहीं, मीर जाफर के द्वारा इनको फंसाया गया था, यानी विश्वासघात कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो यहां ध्यान देना है, सिराजुद्दौला तो थे ही, इनके साथ थे अंग्रेजी सेना की ओर से रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जैसे यहां दिया है मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव, नहीं, मीर जाफर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मीर कासिम भी नहीं था उस टाइम। प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के बीच, और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में यह संघर्ष हुआ था। ठीक है, 1757 ईस्वी में, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो ये मिलाया था 1849 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहां पाए जाते हैं? तो पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष यानी कहां? गोवा में। हमने बात किया पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए, इनका स्थान कौन सा था, यानी कि कहां ये रहते हैं, या इनकी संस्कृति या इनके अवशेष कह सकते हैं, या इनके पूर्वज की बात करें तो कहां आकर रहना शुरू किया था? तो गोवा में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को, तो ये था वांडी वॉस, यानी पूरी वॉस कर दिया, यानी पूरी तरह से परास्त कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं तो किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? यानी किस युद्ध के बाद? तो वही है फ्रांसीसियों का युद्ध, जो लास्ट लड़ाई थी, कौन सी? वांडीवास की लड़ाई। इसी के बाद फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था, क्या करना है इनके साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए जो क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले बात करेंगे 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। देखिए, 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। ठीक है, राजा राम मोहन राय की ऐसी कौन सी संस्था है जो 1828 में संस्थापित हुई? तो इस संस्था का नाम है ब्रह्म समाज। या ये क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, ईपी रामास्वामी नायकर का संबंध किस आंदोलन से है? तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन, ईपी रामास्वामी नायकर। ठीक है, ध्यान रखना है। विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 में। ठीक है, 1893 में विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, जहां पे इन्होंने भाषण दिया था, डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, है ना, सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा इनका स्वागत कर दिए थे। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ था? तो सिद्धांतों को लेकर के आर्य समाज का विभाजन जो है 1893 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जो थे, विवेकानंद के गुरु थे, इनकी याद में या इनके ही नाम पर, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही एक इन्होंने मिशन शुरू किया, एक संस्था का स्थापना किया, और यह स्थापना जो हुई थी 1897 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था? तो ये सत्यशोधक समाज का गठन जो है 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था। एक जाति एक धर्म, मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की कैसी शिक्षा है? तो ये श्री नारायण गुरु शिक्षा है। ठीक है, ये श्री नारायण गुरु जी की शिक्षा है। एक जाति एक धर्म, मानव मात्र के लिए एक ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया, किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा शुरू किया गया? तो राजा राम
मोहन राय के द्वारा। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लावेत्स्की। ठीक है, मैडम ब्लावेत्स्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन जी थे। राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से जुड़े नहीं थे? तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाकी राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, ये सभी लोग सामाजिक और धार्मिक सुधार में जुड़े हुए थे, लगे हुए थे। क्वेश्चन की बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस्लाम को परिशुद्ध करना। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो हकीम अजमल खान। कौन थे? हकीम अजमल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहां स्थापित किया था? तो ये बंबई में स्थापित किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 2। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। औपनिवेशिक भारत में, ध्यान दीजिए, औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे स्वामी दयानंद। ठीक है, 2-3 बार क्वेश्चन आ गया ये, अब तो याद रहना चाहिए कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये भी थे दयानंद सरस्वती जी। वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है विवेकानंद जी ने की थी। हमने अभी बात किया कि रामकृष्ण किसका नाम था? रामकृष्ण विवेकानंद जी के गुरु का नाम था। ठीक है, और वो अपने गुरु के नाम पर ही एक मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था? तो 1897 में। कहा किया था? ध्यान देना है, कलकत्ता के समीप वाराह नगर में किया गया था। ठीक है, इसके बाद वेल्लूर कलकत्ता में मिशन की स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा को माध्यम कब बनाया था? तो ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1835 ईस्वी में। ठीक है, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का प्रचार जो है किसने शुरू किया था भाई? तो ये शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। बुनियादी शिक्षा का प्रचार यानी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया? तो ये महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खान जी थे। सर सैयद अहमद खान जी थे अलीगढ़ आंदोलन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया था और ये किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। बाद में इसी का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम रख दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो जनक जो है राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, यानी किस संस्थान के या किस संस्था के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? अभी हमने ऊपर देखा
ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। ठीक है। रामकृष्ण मिशन के कौन थे? तो ये थे विवेकानंद। ठीक है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ठीक है। प्रार्थना समाज ये थे पांडुरंग जी। ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है अलग अलग समाज या अलग अलग मिशंस के संस्थापक कौन थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो अभी हमने देखा पांडुरंग जी। पूरा नाम है इनका आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 16। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो किसके विरुद्ध? सती प्रथा। सती प्रथा हमने कल भी पिछले वीडियो में भी बात किया था। सती प्रथा क्या होता था कि जब किसी का हस्बैंड, किसी पत्नी का हस्बैंड का डेथ हो जाता था तो उसकी ही चिता पर यानी उसी के साथ साथ उसकी पत्नी भी मर जाती थी, यानी अपने आप को आहूत कर देती थी। तो इस चीज को रोका गया। इसके विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन किया किसने? राजा राम मोहन राय ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि कुछ मिलान है, इसे कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है धर्म सुधार आंदोलन और इधर है संस्थापक। ठीक है। अभी हमने देखा आर्य समाज, ब्रह्म समाज, वेद समाज और प्रार्थना समाज। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो अभी हमने देखा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। और बचा कौन? वेद समाज। तो ये कौन हो जाएंगे? केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलु नायडू। ठीक है। श्रीधरलु नायडू। अगर ऐसा है तो अब ये कहां मिल रहा है? A1 का क्या है? बी है। 2 का क्या है? ए है। तीसरे का क्या है? तो ये डी है। और चौथे का है सी, यानी BADC। ध्यान दीजिए, BADC। ठीक है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, BADC। ठीक है। मतलब इसमें क्या है, मिलान करने वाले में क्या है, आपको अगर समझना है कि कैसे करें इसको, तो किसी एक को पकड़ो जो आपको आ रहा हो, वहीं से मिलान करना शुरू कीजिए, काफी सरल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये इन्होंने किया था विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का पर ध्यान दिया था? ऐसा कौन सा आयोग आया था? तो भाई चार्ल्स आयोग। ध्यान देना है, भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देने वाला आयोग कौन सा है? तो चार्ल्स आयोग है। ठीक है। सर्वप्रथम चार्ल्स वुड आयोग ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। इस आयोग ने सुझाव दिया कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उनसे ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। ठीक है। तो ध्यान देना है, चार्ल्स आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। सर्वोदय का क्या आशय था? सर्वोदय का आशय था सबका उत्थान, यानी सबका कल्याण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सबसे पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, जिसे स्थापना किया था 1828 ईस्वी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? सत्य शोधक सभा के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले, सत्य शोधक समाज। ठीक है। ध्यान देना, इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। कहां हुई थी? तो ये महाराष्ट्र में हुई थी। सत्य शोधक समाज क्या था? सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो सत्य शोधक समाज की स्थापना, फिर वही क्वेश्चन आ गया, ज्योतिबा फूले, ज्योतिराव फूले। ठीक है। 24 क्वेश्चन
देखें 24वें क्वेश्चन को देखें तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो ये शुरू किया था पंडित रमाबाई ने। अभी हमने देखा शारदा सदन क्या है, तो शारदा सदन से क्या मतलब था, जो विधवाएं थी उनकी पढ़ाई के लिए, ठीक है, एक संस्था चलाई गई थी और ये संस्था के संस्थापना कौन किया था? पंडित रमाबाई ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उपनाम, कथन और पुस्तकों के बारे में। ठीक है, वह रानी जिसका नाम उपनाम ब्लडी मैरी था, तो इनका कौन थे वो? मैरी प्रथम का उपनाम ब्लडी मैरी रखा गया था। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। ठीक है, याद रखना, हिंदी समाचार पत्र। लीडर, कॉमरेड, हिंदुस्तान, अभ्युदय में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? तो कॉमरेड। यानी मदन मोहन मालवीय से संबंधित कितने न्यूज़पेपर हैं यानी समाचार पत्र हैं? तो लीडर, हिंदुस्तान और अभ्युदय। 1852 में सत्यप्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया था? तो जिन्होंने करसनदास मुलजी ने, करसनदास मुलजी ने सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में प्रकाशित किया था 1852 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया ये। बात करते हैं भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। ठीक है, एन इंट्रोडक्शंस ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है भगत सिंह। मराठी अखबार केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के दो अखबार थे, केसरी जो कि मराठी में हुआ करता था और मराठी जो इंग्लिश में था। ठीक है, मराठी एक अखबार था तो वो था इंग्लिश लैंग्वेज में, और केसरी नाम से जो अखबार था ये था मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, इसका ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक अरविंदो घोष। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब महात्मा गांधी ने दिया। अब आता है कुछ सुमेलित करने के लिए। अभी हम वही फंडा अपनाएंगे, कोई जो एक जो हमें आ रहा हो हम उसे पकड़ते हैं। चलिए, यहां तो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। पत्रिका वंदे मातरम, संपादक हैं अरविंद घोष। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त। और संध्या ब्रह्म बांधव, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ब्रह्म बांधव उपाध्याय के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो धरती सभी लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये थे शहीद आजम भगत सिंह। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी इनडायरेक्टली अगर कहा जाए कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आनंद मठ लिखा और आनंद मठ में ही वंदे मातरम गीत सम्मिलित है यानी समाहित है। आगे बात करते हैं कुछ ऑफलाइन क्वेश्चंस के बारे में, इनको एक एक करके देखते हैं। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। सेंटेंस ध्यान देना है कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ठीक है, ये सेंटेंस किसने कहा था? जो कि 14 अगस्त 1947 की रात को कहा गया और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो गया था अंग्रेजों से। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी.डी. सावरकर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीव्या नहीं बल्कि मन है?
अगर मन आपका स्वाद ले रहा है तो ठीक है। ये कहा था महात्मा गांधी ने। कुछ फिलोसफी टाइप के सेंटेंसेस थे इनके, महात्मा गांधी जी के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों के औचित्य बनाते हैं? ये भी महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। यानी सत्य ही सही है, यानी सब कुछ है, और वो क्या है? सब कुछ कौन है? ईश्वर है। ये कहा था M.K. गांधी, यानी महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारतीय बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? यानी वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का दादा यानी ग्रैंड ओल्ड मैन। फिर वही क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में आ सकता है, नहीं थोड़े लैंग्वेज क्वेश्चंस के बदल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मैंने पहले भी बात किया कि क्वेश्चन लगभग वही होते हैं, सिर्फ थोड़े लैंग्वेज के चेंजेस हो जाते हैं जिनके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं और अपना उत्तर गलत कर बैठते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, बारीकी से सभी चीजों को देखना है, सेंटेंस को समझना है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में, क्या पूछना चाहता है, इस चीज को समझना है और फिर इसके बाद जवाब देना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से, देखिए फिर वही क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? वही नाम आता है दादा भाई नौरोजी। फेंसबरी में ये चुने गए थे। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये भी दिया था, प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है जुड़ाव, कुछ मिलान करने से संबंधित। सबसे पहले देखिए यहाँ पे उपनाम दिए गए हैं कुछ व्यक्तियों के, सीमांत गांधी, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति, महामना और भारत का लौह पुरुष। मुझे नहीं लगता आप लोगों में से कोई ऐसा भी होगा जिसको इन नामों और उपनामों से जुड़ा हुआ जानकारी न हो। तो आइए सुन देखते हैं, सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान को, यानी इसका सही आंसर जो होगा वो नंबर 5 होगा। भारत का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति कौन है? अभी हमने 2-3 बार 4 बार पढ़ लिया, ये होगा तीसरा आंसर, यानी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, महामना किसे कहा जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को क्या कहा जाता है? महामना कहा जाता है। ठीक है, और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है दूसरा नंबर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी क्वेश्चन क्या बन रहा है? ए का 5 हो रहा है, बी का तीसरा हो रहा है और सी का पहला हो रहा है और डी का दूसरा हो रहा है, यानी 5-3-1-2। किस में दिख रहा है आपको? ये बी में दिख रहा है, 5-3-1-2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो गांधी को क्या माना जाता है? गांधी को दार्शनिक और अराजकतावादी माना जाता है, यानी दार्शनिक अराजक अराजक अराजकतावादी अराजकतावादी माना जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी इस धरती पर चला था। ये किसका सेंटेंस था? तो ये सेंटेंस था अल्बर्ट आइंस्टीन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर, यह उक्ति किसने कही थी? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि शुरू हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में। उस समय एक वक्तव्य दिए थे, करो या मरो। ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ठीक है। आगे देखते हैं, वापस वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। वापस वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? अभी हमने ऊपर भी देखा कौन है ये, लोकमान्य तिलक। हमने देखा लोकमान्य तिलक के दो समाचार पत्र होते हैं, एक होता है मराठी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होता था, और दूसरा होता था केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में होता था। ठीक है। मराठा या मराठी, ठीक है, मराठी में बोल रहा हूं, यह है कौन? मराठा। इस चीज का ध्यान रखना है। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, जबकि केसरी जो है मराठी लैंग्वेज में होती थी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ये थे चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो ये धार्मिक ग्रंथ थी भगवत गीता। ठीक है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? तो ये की थी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातुल में है। ये किसने रचना की थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने की थी। ठीक है। आइए कुछ मिलान करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। केशव सेन, दयानंद सरस्वती, आत्मारंग पांडुरंग रंग, सैयद अहमद खान। अब देखिए यहीं से शुरू होता है, एक चीज याद आ जाती है कि सैयद अहमद खान ने क्या किया था? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है। आत्मारंग पांडुरंग की बात करें तो इन्होंने शुरू किया था प्रार्थना समाज। ठीक है। फिर बात करते हैं केशव सेन। केशव सेन ने क्या किया था भाई? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी या जुड़े हुए थे उससे। दयानंद सरस्वती जी जो थे, ये किससे जुड़े हुए थे? तो ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। हम्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो ये था नवजीवन समाचार पत्र, जिसका संपादन गांधी जी करते थे। ठीक है। कई इनके पेपर थे, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, महात्मा गांधी जी द्वारा जारी किए गए अन्य समाचार पत्र थे। नवजीवन के साथ साथ, ठीक है, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, ये सब महात्मा गांधी जी के अन्य समाचार पत्र थे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक हल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण बाद अल बलाग की स्थापना की। उसके जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की थी। तो ये कब किया था? 1915 ईस्वी में। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, 30वें की बात करें, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पे देखिए इनमें से तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, तो आइए डिटेल को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे डिटेल में क्या है, बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में पत्रकारिता के कारण इनको सजा हुई थी। ठीक है, ये तो चलो अच्छी बात है भाई। 1896-97 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था कि कोई कर नहीं देगा। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी, यानी जनता ने दे दिया। किसने दिया भाई लोकमान्य की उपाधि? जनता ने दिया। इनका प्रसिद्ध कथन है, बाल गंगाधर तिलक का जी का एक कथन दिया था इन्होंने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में ये सेंटेंस या स्टेटमेंट दे करके पूछ लिया जाता है किसका कथन है। कथन ध्यान दे देना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक जी का है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, यह नारा किसका है? तो ये है लोकमान्य तिलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो स्वराज मेरा, फिर वही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वही क्वेश्चन है लेकिन यहां पर बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये दिया गया था। अब देखिए 33वां, फिर वही क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं थोड़े से लैंग्वेज में थोड़े से बदलाव करने के बाद, तो हम कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना है, हमें ध्यानपूर्वक देखना है हर एक क्वेश्चंस को, क्योंकि हमें जितने भी क्वेश्चंस जीके या जीएस में आते हैं कंप्लीटली करके आने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को ही भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है, यानी फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी का पद दिया गया था या उपनाम दिया गया था। सीमांत गांधी किन्हें जाना जाता है? तो सीमांत गांधी भी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही जाना जाता है, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। ठीक है, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, लेडी विद लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? तो ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता इनको कहे थे, किसने भाई कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता किसने कहा था गांधी जी को? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन है कि कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो अभी हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चन थे, देखिए हरिजन महात्मा गांधी जी से संबंधित है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी गांधी जी से संबंधित है, हिंद स्वराज ये भी जो है रचना है महात्मा गांधी जी से संबंधित है, यानी कि ये एक बुक है या एक ये रचना है द हॉली फैमिली, यही जो है महात्मा गांधी जी के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, ये रचना किसकी है? तो कार्ल मार्क्स और एंजल की थी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो ये है गोपाल हरि देशमुख। कौन है ये? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें यहाँ पे हम, तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि मराठी पक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था, एक एक पक्ष में आता था। बहिष्कृत भारत, मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो ये समाचार पत्र था सैयद अहमद खान का, सैयद अहमद खान का।
क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ये था यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया नाम से इन्होंने एक समाचार पत्र संपादित किया था। कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक हैं? तो महात्मा गांधी, अभी हमने बात किया। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद जो है मधुसूदन दत्त ने किया था। मधुसूदन दत्त ने किया था। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? तो नील दर्पण लिखा है दीनबंधु मित्र। ये एक्चुअल का जो अत्याचार था वर्णन, उसका वर्णन किया गया है इस बुक में। ठीक है, ये सच्ची कहानी पर या कह सकते हैं सच्ची वास्तविकता पे ये आधारित है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम, ठीक है, आनंद मठ से लिया गया और आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगणमन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस स्थान से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था भारत भाग्य विधाता नाम से प्रसिद्ध हुआ था, प्रकाशित हुआ था। जनगणमन जो है किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो भारत भाग्य विधाता के नाम से ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है, इसका संग्रह कैसे है? यानी कविताओं में इसका संग्रह किया गया है। क्रांतिकारी गतिविधियां की बात करें तो ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न में अगर हम कुछ क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चन है किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया? इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। क्वेश्चन है नेक्स्ट, राजा भारमल को हटाने के कारण कच्छ विद्रोह यानी सूरत विद्रोह, खासी विद्रोह, भील विद्रोह में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो राजा भारमल को हटाने के कारण जो है कच्छ विद्रोह हुआ था। ठीक है, कूका आंदोलन, रंपा आंदोलन, पाबना आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था? तो ये था सिर्फ रंपा आंदोलन। कौन सा? रंपा आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था। आगे देखते हैं, सन्यासी विद्रोह, चुहार विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, बघेरा विद्रोह में से कौन सा विद्रोह आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ था? तो ये जो बघेरा विद्रोह है ये बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ था, यानी सन्यासी विद्रोह बंगाल में ही हुआ, पागलपंथी विद्रोह बंगाल में ही हुआ, चुआर विद्रोह बंगाल के ही क्षेत्र में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। कामागाटा मारू क्या है? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज है जिसका नाम ही था कामागाटा मारू। ठीक है, याद रखना है। गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है भाई? तो सोहन सिंह भाकना। सही सुमेलन की बात करते हैं तो मुंडा विद्रोह जो है 1899 में, वेल्लोर विद्रोह जो है 1806 में और संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था। आगे बात करते हैं, लाला हरदयाल, बाबा गुरदीप सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला एवं सोहन सिंह भाकना में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है या नहीं था? तो बाबा गुरदीप सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं था। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था। वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था वीडी सावरकर ने। किसने किया था? वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो इन्हें राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो ये था आनंद मठ। ऐसी बातें थी जिनको पढ़ने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जोश में आ गए। ठीक है,
क्वेश्चन है तीसरा, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो ये तेलंगाना आंदोलन के समय देखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं पांचवा, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो ये अलीपुर बम मामले में अरविंद को गिरफ्तार किया गया था। यानी अरविंद घोष को 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये वहां थे नहीं। ठीक है, ये उसमें शामिल नहीं थे, फिर भी इनको गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ये स्वीकार किया था डिसरायली। डिसरायली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था वी.डी. सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहां भेजा गया था? तो इनको मांडले भेज दिया गया था। ठीक है, राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इनको 6 वर्ष की सजा दी गई, जिसमें मांडले जेल में इनको रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र मामला जो है भगत सिंह के नाम से, यानी भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जैसा कि आप जानते हैं, एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को वर्ष 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या के कृत्य के लिए फांसी दे दी गई थी। जो 1928 में लाहौर षड्यंत्र हुआ था, जिसमें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई थी, यानी फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इसीलिए हम 23 मार्च को शहीदी दिवस भी मनाते हैं। ध्यान देना है, शहीदी दिवस 23 मार्च को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया? तो ध्यान देना है, 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा होगा, इसे देख लेते हैं। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो नौजवान भारत सभा जो है सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने किया था। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया था? तो लाला हरदयाल। अभी हमने ऊपर बात किया, इसमें थोड़ा सा ये खुल गया कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध किससे है? तो ध्यान देना है, गदर आंदोलन से। यानी गदर पार्टी की स्थापना की और गदर आंदोलन हुआ उसमें, यानी हरदयाल का संबंध किससे है? गदर पार्टी से। गदर पार्टी का संस्थापक फिर वही क्वेश्चन आता है, लाला हरदयाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, यूएसए में ये वहीं संस्थापित हुई थी, वहीं बनी थी, तो इसका जो हेडक्वार्टर था ये सैन फ्रांसिस्को में ही था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गदर आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो लाला हरदयाल जी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो ये है ओरांव जनजाति। ओरांव जनजाति जो है ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों की। 1857 की क्रांति। ठीक है, बात करते हैं यहाँ 1854, 1856, 1857 तथा 1858 ईस्वी में किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये 1856 में कर दिया गया था। कुछ कुछ ये भी कारण बनता है 1857 की क्रांति का, क्योंकि अंग्रेजों को समुद्री यात्रा करके यानी दूसरे देश में भी जाने के लिए बोल दिया गया था। जो कि भारतीय सैनिक थे, उन्हें दूसरे देश में भी सेवा देने के लिए
बोल दिया गया था, जो कि काफी तकलीफ देह था, इसलिए इसमें बगावत के लिए शुरू हो गए ये लोग। क्वेश्चन देखते हैं अगला। 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहां जाने से इनकार किया था? तो बर्मा जाना था, इन्होंने मना कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त कब हुई तथा उन्हें कब मारा गया? तो जून 1858 में, यानी कि 1857 की क्रांति। रानी लक्ष्मीबाई जो है कहां से डील कर रही थी? झांसी से डील कर रही थी। नवंबर में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी? तो रंगून में। मंगल पांडे को कहां फांसी दी गई थी? तो बैरकपुर। कहां है ये? कोलकाता में। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संज्ञा किसने दिया था? तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने, यानी वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संज्ञा दिया था। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी कहां पर? तो मंगल पांडे ने चलाई थी भाई बैरकपुर में। ठीक है, और बैरकपुर कहां था उस समय? रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने क्या नाम है वहां पे, ये यूनिट थी, अपने साथियों के साथ थे वहीं पे, और इन्होंने ये गोली चला दी थी। ठीक है, और एडजुटेंट लेफ्टिनेंट वाघ की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूरसेन को गोली मारी थी, यानी उनको घायल कर दिया था। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो 1857 का विद्रोह जो है सिपाहियों ने शुरू किया था। इन्हीं से जुड़ा हुआ मेन मुद्दा था, मेन मामला था उस टाइम। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। क्या था भाई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। 1857 की क्रांति को इतने बड़े स्तर पर ले जाया गया तो ब्रिटेन से जो है क्राउन आ गया, यानी जो हेड कर रहा था इसको वहां आ गया, और क्या किया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरी राजनीतिक और व्यापारिक दोनों कार्यों को देखती थी, उसको बोला गया भाई ऐसा कर, अब जो राजनीतिक शासन है या जो राजनीतिक कार्य है वो हम खुद करेंगे, क्राउन करेगी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कंपनी है, ये अब व्यापार करने के लिए छोड़ दी गई। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट में ये परिणाम शक्ति जो है अंतरण हो गया, यानी ट्रांसफर हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहादुर शाह कौन थे? तो बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक थे। ठीक है, ध्यान देना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ और उनका सही क्रम बताइए, कैसे कैसे हुआ था भाई? तो सबसे पहले कहां हुआ? देखिए, बैरकपुर में गोली चली थी मंगल पांडे के द्वारा। फिर ये बात आई कहां? मेरठ। फिर ये बात आई दिल्ली, और दिल्ली के बाद आई झांसी, यानी ये इनका सही क्रम है, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, झांसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7वां हो जाएगा। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था नाना साहेब ने। ठीक है, कानपुर में जो 1857 की क्रांति हुई थी, वहां पे नाना साहेब ने इसकी लीड किया था, इसको लीड किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहेब का दूसरा नाम धोंदू पंत था। धोंदू पंत। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका मकबरा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? तो ये की थी 1858 में। 1857 में तो क्रांति हुई थी, और उसके बाद ये 1857 में यो ट्रांसफर कर दिया गया था पावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। ये कहां से? इलाहाबाद में घोषित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो ये थे टीपू सुल्तान।
बाकी तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और नाना साहिब सब ने भाग लिया था। ठीक है, अब ये नहीं लिया था क्यों भाई? क्योंकि 1799 में ही अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, तो जाहिर सी बात है 1857 में तो ये रहेंगे नहीं, क्योंकि 58 साल बाद की बात है, उनकी मृत्यु के 58 साल बाद की बात है। ठीक है, ये डेली हर वीडियो में थोड़े थोड़े ये जो कुत्ते हैं ना, अपना साउंड मिक्स कर देते हैं। कोई नहीं, इन्हें इग्नोर कीजिए और ध्यान दीजिए इधर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? तो 1857 का गदर न लिख करके यहाँ लिखना चाहिए 1857 की क्रांति। इससे संबंधित कौन नहीं है? तो चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि नाना साहेब, मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई डायरेक्टली 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो ये था सिपाहियों का विद्रोह। 1857 में वही हुआ था, सैनिकों का विद्रोह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो अब यहाँ चैप्टर चेंज हो रहा है, अब हम बात करेंगे गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के। लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहता था? तो ये थे लॉर्ड वेलेस्ली, बंगाल टाइगर के नाम से अपने आप को संबोधित करते थे। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो ये थे लॉर्ड लेटन। अपना नाम ये डायरेक्ट ना लिख करके क्या लिखते थे? ओवन मेरेडिथ। कौन वायसराय वर्मा युद्ध से संबंधित है? तो डलहौजी और डफरिन दोनों। डलहौजी और डफरिन वर्मा, जब बर्मा संवाद संधि हुई थी भारत के साथ, है ना, युद्ध से वर्मा, वायसराय वर्मा युद्ध से संबंधित है डलहौजी और डफरिन। क्वेश्चन नंबर, किस विधेयक में प्रावधान दिया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में कम काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके? तो ये किसने प्रावधान दिया था? तो एल्बर्ट बिल ने कहा था। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था? यानी कि कुछ भी सरकार के आलोचना में अगर आप अखबार छापते हो तो आपका अखबार का जो लाइसेंस है वो बंद कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जो एक्ट आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? वो लॉर्ड कर्जन ने। कब हुआ था? तो 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी, तो इसका नाम है लॉर्ड मेयो, जिसने अगर कहा जाए तो जनसंख्या काउंट करने के लिए शुरू कराया था, लेकिन उस समय सक्सेस नहीं हो पाया था, उतना चला नहीं था। आगे बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपन। अस्थाई बंदोबस्त अगर पूछता तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और अस्थाई स्वशासन की बात करता है, यानी कि जो ग्राम सभा, जिला पंचायत, जिला सदस्य, ये सब जो बनते हैं, ये इनका जो स्वशासन की प्रणाली का जो एक वो दिया था, उनका पिता के रूप में कौन किन्हें जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। क्वेश्चन बात करते हैं आगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? तो बंगाल की अस्थाई राजस्व व्यवस्था यानी अस्थाई बंदोबस्त के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। अफगान युद्ध, बर्मा युद्ध, आर्म्स एक्ट और प्रेस एक्ट में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समय काल की नहीं मानी जाती है? तो ये है बर्मा युद्ध। ठीक है, बंगाल की प्रसिद्ध कोसीजूरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो कोसीजूरा केस जो है ये वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में घटित हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं, बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन एवं हंटर आयोग का गठन कौन सा कार्य कौन सा लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुआ नहीं हुआ? तो ये था हंटर आयोग का गठन, है ना। काय कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में ये नहीं हुआ। बाकी बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन,
अकाल आयोग का गठन, ये सभी जो है लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुए थे। आगे देखते हैं, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो बजट व्यवस्था का आरंभ जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में शुरू हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? तो मैकाले ने। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो ये थी लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। चौथे क्वेश्चन, सॉरी, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के इंपीरियल दरबार में हाथी से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो ये थे जीवी जोशी। ठीक है, गणेश वासुदेवन जोशी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारा क्या होगा? 3। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो ये थे थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी का जो शुरुआत, रैयतवाड़ी प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी, ये किसने शुरू की थी? तो थॉमस मुनरो ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? तो ये सर थॉमस मुनरो। ठीक है, आई थिंक सो कि आप भी बहुत ज्यादा बोर हो रहे होंगे, तो थोड़ा सा इधर उधर टहल लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, और फिर आकर के बैठिए, क्योंकि बोर होने से हमारा कोई तैयारी नहीं हो पाएगी। हमें अपने मनोयोग से अपने इच्छा शक्ति को बना करके रखना है और पढ़ते रहना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, फिर वही क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन 8, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? भारी उद्योग शुरू करने के लिए या वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही है, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए आपका एक जो ये था, इसको उद्देश्य से ये शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो ये बनाया डलहौजी ने। ठीक है, जो सिविल सेवा शुरू किसने की थी? डलहौजी। भारतीय सिविल सेवा में अहर्ता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सिविल सर्विस में सबसे पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र। ना आगे जाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, कौन बंगाल का अंतिम जनरल गवर्नर था? तो ये थे लॉर्ड वेंटिक, लॉर्ड विलियम वेंटिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम वेंटिक। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगहारा ही था क्या भाई?
आगे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, पहले वायसराय, भारत के पहले वायसराय। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ये तो ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे हो रहा है, पूरा ही भाग जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन बना था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स किसने आरंभ किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, यानी हड़प नीति जिसको कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, ठीक है, शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। आगे बढ़ते हैं। इस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है, अभी हमने देखा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ब्रिटिश भारत के दौरान किस गवर्नर जनरल को हड़प नीति अपनाया था? किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? तो ये वही है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कोई अलग गवर्नर जनरल नहीं है। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो ये था पंजाब। डायरेक्ट जाकर के मिल गया। ठीक है? टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी कलकत्ता से आगरा तक। ठीक है, 1853 में। 1853 में कलकत्ता से लेकर के आगरा तक बिछाई गई थी। ठीक है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय डलहौजी को नहीं दिया जाता है? तो ऐसा कौन सा कार्य है भाई? ऐसा इसमें से तो नहीं है, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं कि लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के समय कुछ दूसरे आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1848 से 49 के पश्चात पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। व्यापकत व्यापकत सिद्धांत के अनुसार सतारा 1848 का विलय किया गया। लॉर्ड वेलेस्ली के समय मैसूर के साथ सहायक संधि 1799 में किया गया, जबकि बंगाल से ब्रिटिश शासन का शुभारंभ हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? तो ये थे माउंटबेटन। लास्ट कौन था? माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी 48 में बने और 50 तक रहे, उसके बाद फिर संविधान लागू करके सरकार बना दी गई। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी, पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, अंतिम वायसराय थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है किससे? विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में कृषि सुधार को महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, 30 की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो ये पारित किया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने।
क्वेश्चन आता है 32, भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 में, ठीक है, 1904 में पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? अग्रगामी थे रिपन। अग्रगामी कौन थे? रिपन। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा क्या, 34, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो हमने बात किया था लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस को, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन को, ठीक है। भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो ये बंबई से शुरू की गई थी, ठीक है, 1853 में बोरी बंदर, बंबई से थाने तक, ये लगभग 33 किलोमीटर या 34 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, संवैधानिक विकास से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? तो ये 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, ये डफरिन योजना पर आधारित है। किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग मान लिया गया था? तो 1909 में, ठीक है। आगे बात करते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किससे स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किसे स्थापित किया गया? तो नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है? तो इस पे तो लगा है स्टार, तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ईस्ट इंडिया एक्ट, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है, एक अधिनियम था जो ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा नियामक अधिनियम 1773 की कमियों को सुधार हेतु एक कंपनी की गतिविधियों का नियंत्रण स्थापित करने हेतु पारित किया गया था। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है, ये करी गई थी 1773 का महाविनियामक 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस चार्टर एक्ट के से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया? तो ये हुआ था चार्टर एक्ट 1833 में, चार्टर एक्ट 1833 में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो ये हुई थी 1909 मिंटो मार्ले सुधार के दौरान, ठीक है, मिंटो मार्ले सुधार के दौरान। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, तो भारत में प्रांतीय स्वायत्त कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ये 1935 की जो विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता की, 1935 में ये शुरू करी गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो यहाँ लगा हुआ है स्टार। तो कौन था भाई परिसंघ बनाने का विचार देने वाला? तो परिसंघ यानी फेडरेशन बनाने का विचार सर्वप्रथम भारतीय शासन अधिनियम 1935 में आया था। अखिल भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र एवं देशी रियासतों से मिलकर बनाना था। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों को उनकी इच्छा पर निर्भर था। देशी रियासतों में ने संघ में शामिल होना स्वीकार नहीं किया, अतः अधिनियम द्वारा भारतीय संघ की योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी थी, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1919 में अधिनियम में द्विशासन धारणा की जो धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो कौन था? तो वो थे मॉन्टेग्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो द्वैध शासन 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा, ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रोलेट एक्ट 1919 किस काल में लागू हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। किसके काल में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा क्या 13। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो ये था साइमन कमीशन पर आधारित। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रश्नगत विकल्पों में से साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी 1946 में। ठीक है। बात कर लेते हैं कुछ आर्थिक अवस्था की। तो अस्थाई बंदोबस्त एक जमींदारी प्रणाली की विशेषता थी। किसने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया? डॉक्टर सॉरी वीपी पांड्या ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? तो ये थॉमस मुनरो ने। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो होल्ट मैकेंजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1793 में। ठीक है। इस तरह से ये जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है ये समाप्त होता है। इसके आगे कुछ और हम विश्व इतिहास को जानेंगे थोड़ा, और थोड़े से और कुछ डिटेल्स को जान लेते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे जल्दी भूगोल सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए ना भाई। इसमें देर कितना लगता है, और कोई चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज भी नहीं है। आप करो फिर देखो। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।